Hello students, welcome. In today's session, we are going to discuss again a very important topic, that is your Prime Minister and Council of Ministers. If you can see on the screen that today is our lecture number 2. It means we have already discussed lecture number 1, in which we have totally discussed only Prime Minister topic. But in today's session, we are going to discuss the Council of Ministers, and we will do some questions which have been asked to you in your previous exams and previous competitive exams. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। अगर आपने किसी भी वजह से प्राइम मिनिस्टर वाली क्लास नहीं देखी है, इट मींस लेक्चर नंबर 1, सो प्लीज देखिए उसे, क्योंकि जो आज की एक्सरसाइज होगी उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। उनसे रिलेटेड अगर मैं बात करूं एक इन शॉर्ट, तो हमने डिस्कस किया था उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी ओथ के बारे में, उनकी टर्म के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में, और साथ ही साथ क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं प्रेसिडेंट के टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर और क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर के टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली होगा आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स पे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर उसी एडवाइस को ट्रांसफर करते हैं किसके तक, प्रेसिडेंट तक, यानी कि प्रधानमंत्री तक। तो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो मैंने आपको 2 टर्म्स बताए थे, एक तो डी ज्योर और दूसरा टर्म बताया था डी फैक्टो। तो डी ज्योर यानी कि स्टेट ऑफ द हेड, जो कि एक तरीके से केवल नाम मात्र का मुखिया होता है देश का, या फिर स्टेट का मतलब है यहाँ पे किसी भी नेशन का। और स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि डी फैक्टो यानी कि वास्तविक कार्यकारी। तो उसकी जो एक कार्यकारी सदस्य का जो कार्यकारी जो परिषद होती है वो बेसिकली काम करती है जितने भी विधेयक या बिल पास होते हैं, कहाँ पे, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया से। तो ये क्या होते हैं और इनका काम क्या है? इनका काम है गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को असिस्ट करना। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। एक गवर्नमेंट को चलाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट का मुखिया यानी कि स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, इट मींस प्रधानमंत्री ही केवल नहीं चलाते हैं, उसके लिए चाहिए होते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स। तो उन मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स को बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर्स, जो केंद्र सरकार में होते हैं। लेकिन सिर्फ हमें जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में हमने सुन रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किसी भी तरीके से कैटेगराइज या रैंकिंग इसकी नहीं की गई है, बट हम व्यवहारिक तौर पे देखते हैं कि भारत में 4 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। उनके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारत की सरकार है वो बहुत सारे मंत्रालय और साथ ही साथ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के थ्रू चलती है या चलाई जाती है, एंड इट एक्सरसाइजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी इनके पास जो भी कार्यकारी अधिकार हैं उनका संचालन करती है। मिनिस्ट्री, अब हम अगर मिनिस्ट्री पे आए तो मिनिस्ट्री का भी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मिनिस्टर है वही उस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। अब देखते हैं मिनिस्ट्री किससे कंसिस्टेड होती है। द मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नोन एज सिविल सर्वेंट्स एंड इज पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्टर। ठीक है, एक तो मिनिस्टर होते हैं और दूसरे उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि अगर आपने नाम सुना होगा आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और इस तरीके के जितने भी हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, इनका बेसिकली काम यही होता है कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के तहत गवर्नमेंट को असिस्ट करना। तो जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है वो एक मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है, और उसमें हेल्पफुल हैंड्स किसके होते हैं, सिविल सर्वेंट्स के। दे आर पॉलिटिकली अकाउंटेबल। कौन पॉलिटिकली अकाउंटेबल होते हैं, मिनिस्टर, यानी कि अगर कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए राजनीतिक रूप से जवाबदेह कौन होता है, जवाबदेह वो मंत्री ही होता है। उस पर्टिकुलर अगर मंत्रालय के अंदर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होती है। ठीक है, तो भारत के केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बारे में अगर बात करें तो भारत सरकार, अब यहाँ पे हिंदी में देखेंगे, भारत सरकार सरकारी मंत्रालयों या फिर राज्य के विभागों के माध्यम से अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करती है। एक मंत्रालय जो है
वो नियोजित अधिकारियों से बना होता है जिन्हें सिविल सेवकों के रूप में जाना जाता है, सिविल सर्वेंट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सिविल सर्वेंट्स। और एक मंत्री के माध्यम से जो कि राजनीतिक रूप से जवाबदेह होता है। अब अगर हम बात करें मेजर मिनिस्ट्रीज की, तो मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर। एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा ही उनको हेड किया जाता है, यानी उनका नेतृत्व किया जाता है। who sits in the यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि मंत्रिपरिषद, कैसी मंत्रिपरिषद? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी कि जो केंद्र में सरकार होती है उसमें अलग अलग विभागों के मंत्रियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में उसकी सिटिंग होती है, यानी वो हर बैठक में पार्टिसिपेट करता है। एंड he is typically supported by a team of junior ministers called the minister of states। और साथ ही साथ उसके लिए उसके कहें कि हेल्पिंग हैंड के तौर पे या फिर उसके असिस्टेंट्स के लिए एक जूनियर मिनिस्टर्स की पूरी एक सपोर्टेड टीम होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यानी राज्य मंत्री। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है कि अधिकांश प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व एक कैबिनेट मंत्री करता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बैठता है और आमतौर पर कनिष्ठ मंत्रियों की एक टीम द्वारा समर्थित होता है, जिसे राज्य मंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? मिनिस्ट्रीज की। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा एक मिनिस्ट्री के कई सारे सब डिविजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम सूचना मंत्रालय की बात करें तो इसके दो विभाग हैं। इट इज डिवाइडेड इन टू डिपार्टमेंट्स, लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो दूर संचार विभाग और डाक विभाग, इन दो मंत्रालयों में विभक्त है। तो इस तरीके से कुछ मंत्रालय में देखने को मिलेंगे जिनके उपखंड भी होते हैं, यानी कि जो सब डिवाइडेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसकी बात की? आपके कौन से मंत्रालय की? संचार मंत्रालय। तो संचार मंत्रालय में दो विभाग हैं, दूर संचार विभाग और दूसरा है आपका डाक विभाग। ठीक है, अब हम आएंगे कुछ आर्टिकल्स पे, यानी कि किन आर्टिकल्स में इनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री, जब हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था तब भी ये डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और साथ ही साथ उसके मिनिस्टर्स की नियुक्ति, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दोनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 75 में। तो आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट a prime minister is one who is appointed by the president, but आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि there is no specific procedure for his election or appointment, लेकिन उसके चुनाव के लिए या फिर उसकी नियुक्ति के लिए कोई भी निश्चित प्रक्रिया नहीं बताई गई है। किसमें? इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकानुसार भी की जाती है। तो निश्चित प्रक्रिया होती तो फिर राष्ट्रपति का अपना पर्सनल जजमेंट हो ही नहीं सकता था इसमें। ठीक है, इसीलिए देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 74(1) की, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? 1 दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति 75 में होती है और उनके जो मंत्रिमंडल है उसकी बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 74(1) में, कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए और साथ ही साथ राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए। Thus, the Indian Constitution itself recognizes a council of minister। अब क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो संवैधानिक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी खुद से इनको मान्यता दी है। ठीक है, स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता दी है कि प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद भी होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, आज का हमारा लेक्चर पूरी तरह से फोकस्ड है क्योंकि हमने प्रधानमंत्री की बात हमने की थी लास्ट लेक्चर में। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बस ध्यान देने वाली बात यह है
कि एडवाइस कौन करता है कि किस मंत्रालय का कौन मंत्री बनेगा या फिर कोई मंत्री बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है या कौन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। दे along with Prime Minister of India form 15% of the total strength of the lower house. It means we are talking about Lok Sabha, क्योंकि लोक सभा is known as lower house and राज्य सभा is known as upper house, यानी उच्च सदन, और लोक सभा क्या होती है? निम्न सदन। लेकिन यहाँ पे क्या बात लिखी है कि मंत्री तो हो सकते हैं, लेकिन कितने? It should not be exceeded मोर देन 15%, यानी 15% से ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। यानी संसद में जितने भी लोकसभा मेंबर हैं, एमपी हैं लोकसभा के, उनकी संख्या के 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की। हालांकि स्टार्टिंग में ये चीज नहीं थी, यानी कि ये लिमिटेशंस बाद में लगाई गई थ्रू अमेंडमेंट, किसी एक अमेंडमेंट द्वारा, यानी कि संशोधन द्वारा। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? द अमेंडमेंट वाज 91st अमेंडमेंट एक्ट। जब पूरी तरीके से राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए तो इट बिकेम अ एक्ट, यानी कि ये एक अधिनियम बन गया। और ये अधिनियम बना कब था? 2003 में, यानी कि 2003 में। उसके पहले ये लिमिटलेस था, यानी कि कोई इसके ऊपर कोई कहीं प्रतिबंध नहीं था कि 15% भी हो सकते हैं, 20% भी हो सकते हैं, 25% भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन 2003 में 91वें संशोधन द्वारा 2003 में इस पर लिमिट लगाई गई कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। किसके? लोकसभा मेंबर्स की संख्या से, यानी कि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि थ्रू विच अमेंडमेंट दिस क्लॉज वाज एडेड, या फिर थ्रू विच अमेंडमेंट द लिमिटेशंस वाज अप्लाइड। ठीक है, यानी कि कब लिमिटेशंस इस पे लगाई गई। तो याद रखिएगा 91st अमेंडमेंट, और ईयर याद रखिएगा 2003। और साथ ही साथ एक और भी अमेंडमेंट किया गया था, ना सिर्फ इस पे लिमिट लगाई गई, बल्कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात की गई, यानी कि कब कौन सी स्थिति में इन्हें अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। और अयोग्य अगर घोषित हो गए तो ये इनको अपना पद से क्या करना पड़ेगा? दे विल हैव टू रिजाइन, यानी कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 91st अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन आल्सो ऑफ द मिनिस्टर्स when he stands disqualified as the member of parliament, यानी कि member of parliament बनने के लिए जो disqualifications हैं, ये मतलब कि अगर आप you will be seized as a member of parliament, अगर आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए सीज हो जाते हैं, यानी आपकी जो सदस्यता के लिए जो योग्यता चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, अगर उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप मंत्री पद के लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये एक लूप होल था, जिस लूप होल को कवर किया गया थ्रू 91st अमेंडमेंट, यानी कि 91वें संशोधन द्वारा। इसके पहले अयोग्य घोषित करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से एक मंत्री या फिर एक जो लोकसभा मेंबर है वो कैसे इट विल बी सीज टू एग्जिस्ट एज अ मिनिस्टर, उसको कैसे उसके पद को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ मिनिस्टर सीज टू एग्जिस्ट एज वन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 consecutive months। अब यहाँ पे डायरेक्ट किससे जोड़ दिया गया है? किसकी सदस्यता से? लोकसभा की सदस्यता से या फिर राज्यसभा की सदस्यता से। अब क्योंकि ये तो डेफिनेट है नहीं कि आप मंत्री सिर्फ लोकसभा के मेंबर बनने पर ही बन सकते हैं, आप मंत्री तो राज्यसभा के मेंबर बनने पर भी बन सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप राज्यसभा से मेंबर हैं या फिर आप लोकसभा से मेंबर हैं, किसी भी पार्लियामेंट से अगर आप मेंबर हैं और आप ने कुछ ऐसे आपके जो भी एक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से आप लगातार कॉन्जिक्यूटिव 6 months, यानी कि फॉर 6 consecutive months, लगातार 6 महीने तक अगर आप सदस्य नहीं हैं तो ऑटोमेटिक आपकी सदस्यता या फिर आपकी जो मिनिस्टर का पद है वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आप सदस्य ही नहीं रहे तो ऑटोमेटिक आप मंत्री के पद से भी
हट जाएंगे। तो पहले ये चीज नहीं थी, 91st अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो पार्लियामेंट डिसाइड्स, और साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं, देखिए हर चीज कहाँ से डिसाइड हो रही है, पार्लियामेंट से ही डिसाइड हो रही है। तो जैसे प्रधानमंत्री की सैलरी कौन डिसाइड करता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, वैसे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी भी कौन डिसाइड करता है, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि संसद मंत्री परिषद के वेतन और भत्ते सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने बात की थी, एक जो आपने देखा था जब हमने ओथ की बात की थी, तो ओथ में मैंने एक स्टेटमेंट था जिसको कहा था कि इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो स्टेटमेंट यही था। क्या था वो स्टेटमेंट? कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ये काफी समझने की बात है कि किस तरीके से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी कि मंत्री परिषद के मंत्रियों की। ठीक है, तो ये सिस्टम लिया कहां से गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मतलब समझ रहे हैं कि अगर किसी एक मंत्रालय द्वारा कोई भी गड़बड़ी की जाती है और अगर विश्वास प्रस्ताव यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस संसद में लाया जाता है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद ही डिसॉल्व कर दी जाती है। तो ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सिस्टम कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया हुआ है। कहां से? इंग्लैंड से। इन इंग्लैंड द कैबिनेट सिस्टम इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, यानी कि जिस तरीके के एक्शंस होंगे, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, उस तरीके से कैबिनेट चलेगी। ऐसा नहीं है कि कैबिनेट फिक्स हो गई है और अब इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, यानी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, द फ्रेमर्स of our constitution considered it fit to incorporate the system in constitution। उनको लगा कि संविधान में ये सिस्टम जरूर होना चाहिए जो इंग्लैंड की संसद में, कि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक मंत्रालय में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो सारे के सारे पूरी की पूरी मंत्री परिषद को ही डिसॉल्व कर दिया जाएगा, यानी कि विघटित कर दिया जाएगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी दिया गया है। कौन सा आर्टिकल है ये, यहाँ पे मैंने क्यों एम्फसाइज किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन इन विच आर्टिकल। ठीक है, तो याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन इन आर्टिकल 75(3). ठीक है, 75(3) में दी है, वेयर इट इज स्टेटेड, जहां पर यह बताया गया है दैट the council of ministers shall be collectively responsible towards the लोक सभा, यानी लोकसभा के प्रति वो सामूहिक तौर पे उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इसीलिए एक सेंटेंस भी यूज होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टैंड्स एंड फॉल्स टुगेदर, यानी वो उठते गिरते एक साथ हैं। ठीक है, अब देखेंगे वही चीज अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, इन अदर वर्ड्स दिस प्रोविजंस means that a ministry which loses confidence in the Lok Sabha is obliged to resign, यानी वहां पे सारे के सारे मंत्रियों को क्या कर देना है? रिजाइन। द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी अगर आपने अपना विश्वास खो दिया संसद में, आप गलत पाए गए, इज एक्सप्रेस। अब ये बात पता कैसे चलती है कि आपके मंत्रालय ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है? ये कैसे बात पता चलती है? आपके मंत्रालय से कोई भी मनी बिल, कोई भी फाइनेंस बिल या कोई भी अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स आते हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कहां पे? संसद में, और या फिर डायरेक्ट एक मोशन एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, अ मोशन एक्सप्रेसिंग द कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट। तो क्लियर हो जाएगा कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, यानी मंत्रालय जो है वो सक्षम नहीं है अपने विश्वास को व्यक्त करने में। ठीक है, और जैसे ही ये अस्वीकार किया जाएगा, जैसे ही रिजेक्ट किया जाएगा, तुरंत की तुरंत पूरी की पूरी मंत्री परिषद विघटित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुई क्या? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वही सेम चीज मैंने जो आपको ऑलरेडी बताई कि द मिनिस्टर्स फॉल एंड स्टैंड्स टुगेदर। ठीक है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब आगे यहाँ पे देखेंगे कि मिनिस्टर्स होते कितने प्रकार के हैं, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि वैसे तो अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
देयर इज नो कैटेगराइजेशन, वहां पे कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, किसका, मिनिस्टर्स का, बट स्टिल देयर आर सम कैटेगरीज, सो वी विल डिस्कस अबाउट देम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कैटेगराइज मिनिस्टर्स इनटू रैंक्स, कोई भी श्रेणी में किसी को भी वर्गीकृत नहीं किया गया है, बट हाउएवर इन प्रैक्टिस, यानी व्यवहारिक तौर पे देखें, सीन इन इंडिया द मिनिस्टर्स आर ऑफ 4 टाइप्स, यानी कितने टाइप के हैं, 4 प्रकार के हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके बारे में हमने सबसे ज्यादा सुन रखा होता है, सबसे ज्यादा हम क्लियर होते हैं कि ये यूनियन मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉरेन अफेयर्स, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन देयर आर 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, ही इज प्रेजेंट always in cabinet and participates in every meeting of the cabinet, यानी कैबिनेट की कोई भी मीटिंग होगी, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी एजेंडे पर हो, हर मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो प्रधानमंत्री को तो सलाह देता है, लेकिन उस मिनिस्ट्री के अंदर वो सबसे सुप्रीम पावर गेन करता है, यानी कि सबसे सुप्रीम पावर उसके पास होती है, उस मिनिस्टर के पास, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के पास। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है कि मंत्रियों को किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम 4 प्रकार के मंत्री देखते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें, वो सदैव उपस्थित होते हैं, कहाँ, कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में, यानी कि जो कोर कैबिनेट है उसकी हर मीटिंग में वो शामिल होते हैं, ठीक है। अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, इट विल वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर। ये किसके अंतर्गत काम करेंगे, जैसे वो यूनियन लेवल पे केंद्रीय स्तर पे मंत्री हैं, वैसे ये राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, क्या कंफ्यूजन होगी, आपने सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और आपने एक टर्म और सुना होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि स्वतंत्र प्रभार। तो चलिए जब हम इनका डिफरेंस जानेंगे ना, तभी हम समझ पाएंगे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस पे काम करते हैं, या फिर कहें कि उनके अंडर वर्क करते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, यानी जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, ही डज नॉट वर्क अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर, वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करता। लेकिन whenever any matter concerning his department, लेकिन अगर कोई भी ऐसा मामला है जो कि उनके विभाग से संबंधित है, उनके डिपार्टमेंट से संबंधित है, इज ऑन द एजेंडा, अगर किसी मीटिंग के एजेंडा में उनका डिपार्टमेंट इंक्लूडेड है, देन ही विल बी इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। तो उन्हें इनवाइट किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, किसके लिए, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए। तो ये तो हुए 3 टाइप के आपके मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करता, ठीक है। अब बात करेंगे डेप्यूटी मिनिस्टर्स की, यानी उप मंत्री, ठीक है, ये चौथा प्रकार है, 4th टाइप, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स are those ministers who work under a cabinet minister or minister of state with independent charge। अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो किसके अंडर काम करते हैं, यूनियन मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज है वो किसी के अंडर काम नहीं करते। लेकिन जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं वो दोनों के अंडर काम करते हैं, यानी कि यूनियन मिनिस्टर के भी, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी, और साथ ही साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके अंडर भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर, ये तभी तो बेसिक डिफरेंस हो पाएगा, अदरवाइज डिफरेंस ही क्या है, ठीक है। तो डेप्यूटी मिनिस्टर कौन है, जो दोनों के अंडर काम करेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज के भी और कैबिनेट मिनिस्टर के भी, ठीक है। और इनका वर्क अलॉट भी, अब इनको वर्क भी कोई न कोई असाइन करता है, कौन असाइन करता है, हिज वर्क इज अलॉटेड by the minister under whom
he is working। जिस भी मंत्री के अंतर्गत वो कार्य कर रहे होंगे उनके काम किसके द्वारा सौंपे जाएंगे, उसी मंत्री द्वारा आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की किसकी, अपॉइंटमेंट की, उनके ड्यूटीज की, उनके किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उनके टाइप की। अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी कि एक मंत्री को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं जब किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। तो नंबर 1, बाय डेथ। अब यहाँ पे हटाने का मतलब ये नहीं है कि उसे हटाना, या फिर यहाँ पे जो मेन जो कहें जो फोकस है वो इस चीज पे कि वो किस तरीके से अपना मंत्री पद से हट सकता है। बाय डेथ, अब बाय डेथ अगर हम बात करें मृत्यु द्वारा, तो मृत्यु द्वारा तो किसी और ने तो मृत्यु नहीं दी है। ठीक है, अब हो भी सकता है कि मर्डर भी हो जाए, तो बाय डेथ अगर मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पद से हट जाएगा। बाय सेल्फ रेजिग्नेशन, अगर वो खुद से त्याग पत्र दे रहा है, स्वयं अगर अपना त्याग पत्र दे रहा है, तब भी वो मिनिस्ट्री के पद से हट जाएगा। तीसरा, अपॉन डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स फॉर मिनिस्टर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स एज पर आर्टिकल 75(2)। आर्टिकल 75(2) में बताया गया है कि अगर वो कोई भी असंवैधानिक कार्य में संलग्न पाए गए, यानी कि अगर किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में, तो भी ये डिसमिसल हो जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। यानी राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इन्होंने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, कोई भी असंवैधानिक कृत्य किया है, तो उसके लिए भी इनको इनके पद से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये हुई 3 कंडीशंस। चौथी कंडीशन देखेंगे। ठीक है, बाय द डायरेक्शन फ्रॉम द जुडिशरी फॉर कमिटिंग वायलेशन ऑफ लॉ। अब अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात ही नहीं आई, डायरेक्ट जुडिशरी से, यानी कि न्यायालय ने ही क्लियर कर दिया फॉर कमिटिंग अ वायलेशन ऑफ लॉ, कि इन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो भी ये क्या हो सकते हैं, जुडिशरी के डायरेक्शन पे, यानी कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार भी इन्हें इनके पद से कानून के उल्लंघन करने के लिए भी हटाया जा सकता है। ठीक है, अब 5वीं कंडीशन देखिएगा, बाय सीजिंग एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है तो भी उनकी एलिजिबिलिटी सीज हो जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बोला था, क्या, फॉर द कॉन्जिक्यूटिव ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि अगर लगातार 6 महीने तक वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो भी उनकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है, सीज। तो ये हुई 5th कंडीशन। अब यहाँ पे देखेंगे जिनकी हम बात कर रहे थे, एक चौथी, जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो भी इनको हटना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 तो कंडीशन तो इंडिविजुअल थी, और चौथी जो कंडीशन है वो 75(3) की वजह से है। 75(3) में क्या बताया गया था कि दे हैव द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपकी गलती नहीं भी है, लेकिन क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी है तो आपको भी अपने पद से हटना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें बहुत सारे बच्चे हमेशा गलत टिक करके आते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये तो काफी लेंदी लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। बट ऐसा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के यही डिमेरिट है या कहीं ड्रॉबैक है कि आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया लोअर हाउस में, तो जब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद विघटित होगी तो आपका मंत्री पद भी तो चला जाएगा। तो ये 5 कंडीशन तो व्यक्तिगत तौर पे थी, और छठी कंडीशन जो थी वो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है, सामूहिक जिम्मेदारी की वजह से है। ठीक है, वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब बारी आती है एक्सरसाइज की, यानी कि जैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया प्राइम मिनिस्टर, और लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, यानी कि उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। Now we will discuss some important questions which have been asked to you in your previous exams. ठीक है, जो भी आपके पहले जो आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, उन एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे इन रिलेटेड टॉपिक से पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा, और खासकर जो हमारी क्लास थी वो इसी पे बेस्ड थी कि जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कम से कम वो पॉइंट एक भी ना छूटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है।
द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। काफी सिंपल है बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और जब हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था तो सबसे पहले यही पढ़ा था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, बी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री की? मैंने बताया था कि देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, बट आर्टिकल 75 में ये जरूर मेंशन है कि कौन नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमेशा नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। हाँ, ये बात अलग है कि प्रोसीजर फिक्स नहीं है, अपनी डिस्क्रिएशन पे भी राष्ट्रपति डिसीजन ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन रिलेटेड टू द नहीं बताएंगे, अगर बता देंगे तो शायद आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। हम एक नोडल एजेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नोडल एजेंसी जिसमें कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप होता है, ठीक है, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन हाँ नोडल एजेंसी है जिसमें सरकार का कुछ न कुछ हस्तक्षेप जरूर होता है। तो हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग की हम बात कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? निम्नलिखित में से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए, या फिर कौन होते हैं ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैटिक फैक्ट भी है, ठीक है। ए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, बी होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, सी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, एंड डी फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? चेयरपर्सन कौन होता है? अब यहाँ पे मैंने चेयरमैन पूछा है, लेकिन आपने ज्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे वाइस चेयरमैन के बारे में। वाइस चेयरमैन के बारे में क्यों देखा होगा? क्योंकि चेयरमैन तो प्रधानमंत्री ही होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। अब उस टाइम जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। जो इसके बाद जो पद आता है वो आता है वाइस चेयरमैन का, और वो कौन है? अगर हम अभी की बात करें तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इसका एक सीईओ भी होता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। बाकी कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस काफी हैं आपको। होम मिनिस्टर भी आपको लग रहा होगा, प्रेसिडेंट भी लग रहा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन को ही तो रिप्लेस करके बना है, तो आपको लग रहा होगा कि प्लानिंग के लिए है, तो हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है होम मिनिस्टर हो, या फिर हो सकता है सीनियर अथॉरिटी सबसे ज्यादा दी गई है प्रेसिडेंट को। बट याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का चेयरपर्सन है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is a static question but very frequently asked. Then we have put in your class. अब देखेंगे यहाँ पे, who among the following was the acting prime minister for India for 2 short periods? ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, तो कौन निम्नलिखित में से कौन 2 बार लघु अवधि के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बन चुका है, यानी कि भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन 2 बार? ए इंद्र कुमार गुजराल, बी चंद्रशेखर सिंह, सी मोरारजी देसाई, या फिर डी गुलजारी लाल नंदा। तो इसका राइट आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की डेथ पर और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री दोनों की डेथ के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी कि he was the acting prime minister after the death of JL नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। तो ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है कि कौन 2 बार लघु अवधि के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब बात करेंगे टर्म की। किसके टर्म की? प्राइम मिनिस्टर के टर्म की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? ए 5 years,
यानी 5 साल, बी 4 इयर्स, सी नॉट फिक्स्ड, या फिर डी 6 इयर्स, 6 वर्ष। कितने वर्ष की होती है? काफी इजी हो चुका होगा, पहले शायद इतना इजी नहीं था, लेकिन अगर आपने क्लास देखी होगी तो अब इजी हो गया होगा। क्यों? क्योंकि राइट आंसर क्या है? सी नॉट फिक्स्ड। और मैंने आपको बताया था कि नॉट फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड द ऑफिस अप टू द, या कहें कि एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकता है। वैसे इसके मैंने कई सारे एक्सेप्शंस भी आपको बताए थे, तो क्लास जरूर देखिएगा। यहाँ पे प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि जब तक मेजॉरिटी है तब तक है, जब तक अगर मेजॉरिटी चली गई और जो आपका फ्लोर टेस्ट में आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, यानी 272 का आंकड़ा नहीं शो कर पाए, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो टर्म कैसे फिक्स हुआ? टर्म तो फिक्स नहीं हुआ, ये किसके प्लेजर पे है? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है। और खासकर आप जब तक मेजॉरिटी होल्ड करेंगे तब तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक लोकसभा रहेगी और तब तक आपकी मंत्रिपरिषद रहेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि नॉट फिक्स्ड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज who can be said to be the leader of the लोकसभा। आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा नाम आपने सुना होगा कि लोकसभा में ये नेता विपक्ष हैं, यानी कि ऑपोजिशन लीडर हैं। लेकिन आपको पता है कि लीडर ऑफ द लोकसभा भी होता है, जैसे ऑपोजिशन का लीडर होता है वैसे लोकसभा का नेता भी होता है, नेता विपक्ष भी होता है और नेता भी होता है। तो नेता कौन होता है? ए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, सी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, या फिर डी नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन होता है लीडर ऑफ द लोकसभा? राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। और हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 1 भी जरूर देखिए और 2 भी जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे, 2 तो आपने देखा ही होगा क्योंकि 2 में ही तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न टिल डेट? अगर हम आज तक देखें तो कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न से बड़ा भारत में कोई भी पुरस्कार नहीं है। तो ये कितने प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका है? ए 4 यानी 4 लोगों को, बी 5 5 लोगों को, सी 6 6 लोगों को, या फिर डी 7 लोगों को। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है टिल डेट, यानी कि अभी तक का आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? 7, यानी कि 7 लोगों को दिया जा चुका है जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको किसको दिया जा चुका है। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर अगर उसके बाद हम बात करें मोरारजी देसाई को दिया जा चुका है। फिर गुलजारी लाल नंदा जो कि 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उसके बाद राजीव गांधी और 2015 में दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 7 लोग ऐसे हैं जिनको क्या दिया जा चुका है? भारत रत्न। एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं आपके लिए, अक्सर पूछा जाता है, जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। वैसे ही पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशाने पाकिस्तान। ठीक है, तो निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों किस प्रधानमंत्री को मिला है? किस भारतीय प्रधानमंत्री को मिला हुआ है? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे अकेले हैं जिनको पाकिस्तान और साथ साथ इंडिया यानी भारत दोनों का ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which of the following, क्या दिया हुआ है आपको? Which of the following article states that there shall be a council of ministers? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी प्रधानमंत्री को परामर्श देने के लिए और राष्ट्रपति की सहायता के लिए। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी? ए
आर्टिकल 74(1), बी आर्टिकल 75(1), सी आर्टिकल 76(1) या फिर डी आर्टिकल 77(1)। तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि 74(1) में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड असिस्ट द प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री की सहायता के लिए परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बस आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू के फॉर्म में दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ whom the union ministers are appointed by the president, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? ए लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श पर, बी राज्यसभा चेयरमैन राज्यसभा के सभापति द्वारा, सी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर डी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की सलाह पर या परामर्श पर। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ही परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कि कौन मंत्री किस मंत्रालय का बनेगा या नहीं बनेगा या कितने बनेंगे, ये सारी चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी हम लोगों ने काफी अच्छे से इसको डिस्कस भी किया था। क्या था क्वेश्चन आपका? The total strength of the ministers including prime minister should not exceed dash of the Lok Sabha members, यानी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की डैश से अधिक नहीं हो सकती, यानी कितने प्रतिशत से अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते, लोकसभा के कितने सदस्यों से अधिक? ए 10%, बी 15%, सी 20% या फिर डी 25%। ठीक है, तो कितने ऐसे वो संख्या क्या है, यानी कि वो लिमिट क्या है? बी 15%, यानी कि 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते लोकसभा मेंबर्स की संख्या के अनुसार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following amendment act provided for the disqualification of the ministers? मैंने आपको बताया था कि ये पहले नहीं था, एक अमेंडमेंट के थ्रू आया कि अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है, यानी मंत्री की अयोग्यता के लिए जो अमेंडमेंट किया गया वो अमेंडमेंट कौन सा है, वो प्रावधान किस अमेंडमेंट द्वारा किया गया? ए 61st अमेंडमेंट यानी कि 61वें संशोधन द्वारा, बी 71st अमेंडमेंट एक्ट यानी 71वें संशोधन द्वारा, सी 81st अमेंडमेंट एक्ट यानी 81वें संशोधन अधिनियम द्वारा, या फिर डी 91st अमेंडमेंट एक्ट यानी 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो याद होगा आपको मैंने बताया था कि 2003 में अमेंडमेंट किया गया 91st, जिसमें लिमिटेशन लगाई गई किसकी? मंत्रियों की संख्या पर भी, और साथ ही साथ उनको अयोग्य घोषित करने के लिए कई सारे प्रोविजंस भी ऐड किए गए कि किस किस आधार पे इनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Who decides the salary and allowances of the Council of Ministers? Very easy, मुझे लगता है कि बिल्कुल विद इन द 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स आपको ये आंसर करना चाहिए कि मंत्री परिषद के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ए लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। तो अच्छी तरीके से आपको याद होगा कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, सबकी सैलरी एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक है, देन नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन इन विच आर्टिकल? अभी मैंने आपको जब एक टर्म भी बताया था, रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है, तो एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात की थी। तो ये प्रिंसिपल किस आर्टिकल में दिया गया है? और उस वक्त भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है आपसे। ए आर्टिकल 74(3), बी आर्टिकल 75(3), सी आर्टिकल 76(3)
या फिर डी आर्टिकल 77(3), यानी कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है, सामूहिक उत्तरदायित्व की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आर्टिकल 75(3). आर्टिकल 75(3) क्या कहता है कि अगर एक मंत्रालय गलत पाया जाता है या किसी भी इलीगल एक्ट या फिर अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे संसद में लूज कर देता है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को ही डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी विघटित कर दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अब तक देख के ही समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर आपको करना है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगराइजेस द मिनिस्टर्स इनटू रैंक्स, दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि भारतीय संविधान मंत्रियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, यानी कि उनकी रैंकिंग की गई है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है या फिर कितने टाइप के हैं। क्या ऐसा कोई कथन कहा गया है या कोई ऐसा स्टेटमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? इज इट ट्रू और फॉल्स? ये गलत है, सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल असत्य है, तो बी होगा राइट आंसर, क्योंकि ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इन प्रैक्टिस, अब अगर नहीं दिया गया है तो फिर हम क्यों मंत्रियों के टाइप्स को पढ़ते हैं? हम कभी इंडिपेंडेंट चार्ज, कभी डेप्यूटी मिनिस्टर, कभी कैबिनेट मिनिस्टर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि व्यवहारिक तौर पे अगर हम देखें इन प्रैक्टिस तो हैं, टाइप्स हैं, तो चलिए बताते हैं। इन प्रैक्टिस देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, यानी व्यवहारिक तौर पर भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? ए 2 टाइप यानी 2 प्रकार के, बी 3 टाइप यानी 3 प्रकार के, सी 4 टाइप या फिर डी 5 टाइप। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार क्या थे? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सारी की सारी कंडीशंस अगर जानना चाहते हैं तो लेक्चर को फिर से देखिए जरूर, क्योंकि डिटेल में वहां पे हमने डिस्कस किया है। अब एक और स्टेटमेंट है आपका, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है कि डेप्यूटी मिनिस्टर वर्क्स अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इट इज ट्रू और फॉल्स। यानी जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, उप मंत्री होता है, वो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। यह एक सत्य कथन है या फिर असत्य? ऑप्शंस है आपके पास ट्रू और फॉल्स, बस 2 ही में आंसर करना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तभी बाइफरकेट कर पाएंगे कि डेप्यूटी मिनिस्टर क्या है एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, सत्य, क्योंकि डेप्यूटी मिनिस्टर दोनों के ही अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक पूरी एक्सरसाइज के साथ आपका खत्म होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट टॉपिक, इन नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू आइडियाज। तो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।